Hello dear students and dear friends, I am Mohammad Afaq and welcome to my channel Afaq Academy। आज की इस वीडियो में आपको सर आइजैक न्यूटन की बायोग्राफी या जीवनी के बारे में बताने वाला हूँ। इनकी जीवनी जो है वो काफ़ी लंबी है, तो मैं ऐसे दो पार्ट्स में बनाऊँगा और वीडियो काफ़ी लंबे बनेंगे, तो अंत तक देखना। बहुत इंस्पायरिंग बायोग्राफी है। तो आइजैक न्यूटन जो है वो मानव इतिहास में जो हिस्ट्री में जो है नंबर 1 साइंटिस्ट की पोजीशन इन्हें दी गई है। तो ये इनकी बायोग्राफी तो हर स्टूडेंट्स को जाननी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस वेरी इम्पोर्टेंट बायोग्राफी, और देखेंगे कितना सारा वर्क किया, रिसर्च वर्क किया अपने मैथमेटिक्स के फील्ड में और फिज़िक्स में, और फिलोसोफर भी थे ये। और इन्होंने कुछ काम जो है वो एल्केमी में भी किया था। एल्केमी भी बताएंगे आगे क्या होता है, और थियोलॉजी में भी काम किया है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने स्लाइड्स ले रखी हैं, तो जो है वो मैं आधी स्लाइड्स में एक वीडियो बनाऊंगा पार्ट 1, और नेक्स्ट स्लाइड में पार्ट 2 बनाऊंगा। वीडियो अंत तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है बायोग्राफी। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, जिनकी जो जीवनी है मुझे तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है इनकी जीवनी ने। तो स्टार्ट करते हैं। आइजैक न्यूटन ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की, मतलब ग्रेविटेशन का लॉ, और जो है लॉज ऑफ मोशंस जो 3 होते हैं, वो उनकी खोज की थी। वे एक महान गणितज्ञ भी थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजर भी थे, एवं दार्शनिक फिलोसोफर भी थे। इनका शोध पत्र प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांतों सन 1687 में प्रकाशित हुआ था। इनका जो रिसर्च वर्क है प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, सन 1687 में जो है 16th सेंचुरी के 4th क्वार्टर में जो है पब्लिश हुआ था 1687, जिसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एवं गति के नियमों की व्याख्या की गई है। लॉज ऑफ मोशंस की जो है वो एक्सप्लेनेशन की गई है। और इस प्रकार चिर सम्मत भौतिकी या क्लासिकल भौतिकी, यानी कि जो पुरानी जो फिज़िक्स है उसकी नींव जो इन्होंने रखी। उनकी फिलॉसफी नेचुरलिस फिलोसफिया मैथमेटिका, एक और बुक इन्होंने रिसर्च करके पब्लिश की। नेचुरल फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, मैथमेटिक्स से मतलब कि इसमें मैथमेटिक्स से इवॉल्व हुई है, और नेचुरल फिलोसफी को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि 1687 में जो ये भी प्रकाशित हुई। ये विज्ञान के इतिहास में अपने आप में सबसे प्रभावशाली पुस्तक है। तो ये जो बुक है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बुक रही है इतिहास में साइंस के। तो मैं इसे पढ़ना ज़रूर पसंद करूँगा, और जब भी मेरे पास आगे फ्यूचर में टाइम मिलेगा और अच्छी खासी मनी होगी, देन आई विल बाई मैनी बुक्स एंड आई विल रीड इट डेफिनेटली। जो अधिकांश साहित्यिक यांत्रिकी के लिए, मतलब लिटरेचर, मैकेनिकल लिटरेचर के लिए आधारभूत कार्य की भूमिका निभाती है। बेसिक है ये बुक मैथमेटिकल लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो पीछे जो मैंने यहाँ पे दिखाया फ़ोटो, देख लो यहाँ से ठीक से। सर आइजैक न्यूटन का बड़े बड़े बाल हैं और काफ़ी ये सीरियस मूड में है। इनका फ़ोटो जो बनाया है वो अभी यहाँ आगे जो है दिखा रहा हूँ। गॉडफ्रे नेलर द्वारा सन 1689 में बनाया गया था आइजैक न्यूटन का चित्र, जब इनकी एज थी 46। तो इनका जो जन्म था 4 जनवरी 1643 को 16th सेंचुरी में हुआ था। 25 दिसंबर 1682 जो दूसरा जो है वो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग 25 दिसंबर माना जाता है। वूल्स थॉर्पे बाय कोलस वर्थ लिंकनशायर इंग्लैंड
मतलब इनका जो एड्रेस है, घर का एड्रेस है, इस ये टाउन या विलेज या सिटी में इनका जो था जन्म हुआ था। इनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1787, उम्र 84, यानी कि काफ़ी लंबी उम्र जिए। और केंसिंगटन 20 मार्च 1727 जो दूसरे कैलेंडर के अकॉर्डिंग इनकी डेट है। केंसिंगटन मिडलसेक्स इंग्लैंड नाम की जगह पे इनकी डेथ हुई थी। आवास इंग्लैंड के रहने वाले थे। नागरिकता इनकी इंग्लैंड की थी। राष्ट्रीयता इंग्लिश। 1707 से ब्रिटिश इनकी नेशनैलिटी थी। क्षेत्र भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, गणित, मैथमेटिक्स, खगोल, एस्ट्रोफिजिक्स, प्राकृतिक दर्शन, नेचुरल फिलासफी, एल्केमी होती है कि जो पुरानी जो हमारी रसायन विज्ञान की विधि होती थी उसमें जो है एलिमेंट्स को गोल्ड जो है एलिमेंट में कन्वर्ट करने की जो मेथड होती थी उसे एल्केमी बोलते थे। तो सर आइजैक न्यूटन ने थोड़ा बहुत काम रिसर्च एल्केमी पे यानी कि केमिस्ट्री में भी किया था। केमिस्ट्री में इन्हें कैसे इंटरेस्ट आया, इन्हें एक जो थे वो मिले थे साथी, जिसके कारण इनका केमिस्ट्री में भी थोड़ा रिसर्च में इंटरेस्ट आया था। और थियोलॉजी पे भी इन्होंने काम किया है। थियोलॉजी होता है धर्मशास्त्र, यानी कि इन्होंने रिलीजियस बुक्स भी लिखी थी और काफ़ी सारा रिलीजन्स को साइंस से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। और संस्थान जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, रॉयल सोसाइटी, रॉयल मिंट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। उसमें इन्होंने उसमें पढ़ाई की थी क्योंकि ये बहुत होशियार स्टूडेंट्स थे और इनका एडमिशन इसमें हो गया था। तो अभी आगे बढ़ते हैं। संस्थान कैम्ब्रिज हो गया। शिक्षा जो थी इनकी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एफिलेट था। एकेडमिक सलाहकार जो थे इनके आइजैक बोरो, बेंजामिन पुलियन। तो इन्हें जो है एकेडमिक एडवाइस जो थे ये जो प्रोफेसर्स के 2 नाम हैं ये दिया करते थे। और अभी मैं अपना फेस ऊपर कर लूँ और यहाँ नीचे देख सकते हैं उल्लेखनीय शिष्य, मतलब इनके जो स्टूडेंट्स थे रॉजर कोट्स थे और विलियम विस्टन थे, क्योंकि ये प्रोफेसर थे और इनके जो थे वो स्टूडेंट्स भी थे। प्रसिद्धि जो थी इन्हें मिली सम्मत जानकारी, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ग्रेविटेशनल लॉ, कलन जो है कैलकुलस, न्यूटन की गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन जो कि 3 होते हैं। देन ऑप्टिक्स पे इन्होंने वर्क किया, प्रकाशिकी, न्यूटन विधि जो मैथमेटिक्स में एक होती है वैल्यूज़ निकालने के लिए, अप्रॉक्सीमेशन, प्रिंसिपिया नाम की इन्होंने एक बुक लिखी। और इतने सारे फील्ड्स में इन्होंने वर्क किया। इसी कारण से इनका जो साइंटिस्ट में जो नाम है इतिहास में नंबर 1 पे दिया गया है। अभी आगे बताऊंगा कि इन 2005 में जब रैंकिंग हुई थी वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट में किसने सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में इम्पैक्ट मारा, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन से ऊपर ही इन्हें आइजैक न्यूटन को रखा गया था, क्योंकि ये जो थे 16th सेंचुरी के 4th क्वार्टर में और 17th सेंचुरी के 1st क्वार्टर में इन्होंने जो वर्क किया, रिसर्च वर्क किया, और काफ़ी टाइम पहले किया जब टेक्नोलॉजी साइंस जो थी वो बहुत कम डेवलप थी। और आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इंजीनियरिंग में इतनी सारी खोजें हो रही हैं उनमें आधा श्रेय तो सर आइजैक न्यूटन को जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं आपको नीचे कर लूँ कैमरा, ऊपर से पढ़ते हैं। प्रभाव जो था इन पे प्रभाव किन साइंटिस्ट और फिलोसफर्स का पड़ा। यूहानस केपलर, इन्होंने केपलर से ये काफ़ी इम्प्रेस हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। गैलीलियो गैलीली जो कि फिजिसिस्ट थे, केपलर भी फिजिसिस्ट थे। तो गैलीलियो गैलीली ने काफ़ी वर्क किया था स्टार्टिंग की फिज़िक्स पे, तो सर आइजैक न्यूटन ने उसे जो है वो एक्सपेंड किया। अरस्तु जो थे वो फिलोसफर थे, बट वो साइंस और मैथ से कनेक्टेड नहीं थे। वो बस इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बढ़ाने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा करके। और रॉबर्ट बायल जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट्री में भी उनका नाम है, थर्मोडायनेमिक्स में और फिज़िक्स में भी है। तो ये इन लोगों से इंस्पायर थे। अरस्तु जो थे जब ये
पढ़ते थे अपने स्कूल कॉलेज में, तब जो है अरिस्टो की फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाती थी। और इनसे प्रभावित जो हुए लोग वो थे निकोलस फ्लाटियो, डी डुइलियर। आई डोंट नो कि ये दो नाम एक ही नाम है या फिर दो अलग अलग नाम है। थर्ड नेम है जॉन कील, हो सकता है ये ऊपर वाला 4 अक्षरों, आई थिंक ये 3 नेम्स है। वोल्टेयर, जॉन कील और एक और है। फिर टिप्पणी, इस मदर आवाज, इनकी मदर का नाम था हैना असाइकफ। इस हाफ नीस वॉज कैथरीन बार्डन की आधी भतीजी। क्या सेंस है इस बात का कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है। कैथरीन बार्डन इस फिलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसे इसके पढ़ते इस कार्य में न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्व और गति के 3 नियमों का वर्णन किया, जिसने अगली 3 शताब्दियों के लिए भौतिक ब्रह्मांड के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। मतलब इन्होंने जो 16th और सेंचुरी के लास्ट में और 17th सेंचुरी के स्टार्ट में जो वर्क किया, जो प्रिंसिपल या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड लॉज ऑफ मोशंस, जो कि भौतिक ब्रह्मांड मतलब जो फिज़िकल यूनिवर्स है उसमें जो सिलिशियस बॉडीज़ होती हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, उनकी गति और जो धरती पे जो बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी जो गति मोशन है, उनका रूल जो है बिल्कुल सिमिलर पाया। तो न्यूटन ने तो जो इन 2 खोजों के लिए आइजैक न्यूटन जो है अगली 3 शताब्दियों तक, मतलब यानी कि 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो है इनका बहुत इन्होंने वर्चस्व स्थापित कर लिया अपना इन 2 खोजों से। मतलब 300 साल तक। अभी हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जिसमें कि हम बहुत लकी हैं कि हमें इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ और इतनी सारी रिसर्चेस डिफरेंट फील्ड में कराई मिली हैं, और इतनी सारी टेक्नोलॉजी हमारे वर्ल्ड में हमें मिली है, जिसमें कि आधा श्रेय जो है वो फिज़िक्स को जाता है। और न्यूटन जो थे वो फिज़िसिस्ट मैथमेटिशियन थे ही, और साथ ही साथ वो मशीन्स बनाने में भी बहुत एक्सपर्ट थे। उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे। तो आज जो टेक्नोलॉजी का श्रेय जाता है वो आता तो न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन को जाता है। न्यूटन ने दर्शाया कि पृथ्वी पर वस्तुओं की गति और आकाशीय पिंडों की गति का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के समान समुच्चय के द्वारा होता है। इसे दर्शाने उन्होंने ग्रहीय गति के केपलर के नियमों तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बीच निरंतरता स्थापित की। इस प्रकार से सूर्य केंद्रितता और वैज्ञानिक क्रांति के आधुनिकीकरण के बारे में पिछले संदेह को दूर किया। केपलर के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बीच ये केपलर से इन्फ्लुएंस हुए थे। केपलर ने कुछ रूल्स दिए थे 3, और इन्होंने जो है सिद्धांतों के बीच निरंतरता स्थापित की, और इस प्रकार से सूर्य केंद्रितता और वैज्ञानिक क्रांति के आधुनिकीकरण के बारे में पिछले संदेह को दूर किया। मतलब जो केपलर का क्लास 11 में पढ़ते हैं, 11 चैप्टर ही है ग्रेविटेशन, जिसमें कि केपलर लॉ से स्टार्ट होता है। तो केपलर्स के लॉ में उसने बताया था कि सभी ग्रह जो हैं वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करते हैं, और जो उनका सेंटर होता है वो सन होता है, फोकस जो है वो सन होता है। तो इस चीज़ को न्यूटन ने मतलब कि समर्थन किया, और वैज्ञानिक क्रांति के आधुनिकीकरण के बारे में, और जो है वो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन लेकर के आया, मॉडर्न किया साइंस को। और प्रीवियस जो हाइपोथेसिस चलती थी साइंस के बारे में, तो उन्हें जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया। अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपने कैमरे को। फिर नेक्स्ट क्या है, यांत्रिकी मैकेनिक्स में न्यूटन ने संवेग, मोमेंटम तथा कोणीय संवेग दोनों के संरक्षण के सिद्धांतों को स्थापित किया। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो है वो प्रिंसिपल्स को जो है इन्होंने स्थापित किया प्रकाशिकी में। फिर ऑप्टिक्स में उन्होंने पहला व्यवहारिक परावर्ती दूरदर्शी बनाया। जैसे मैंने पहले बताया कि ये मशीन्स बनाने में भी एक्सपर्ट थे, तो हम इन्हें इंजीनियर भी बोल सकते हैं कि इन्होंने जो है परावर्ती होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इससे पहले भी कुछ टेलीस्कोप्स बने थे, बट इन्होंने जो है वो इम्प्रूव करके एक बढ़िया टेलीस्कोप बनाया। और इस
काफ़ी जुगाड़ू इंसान थे। इन्होंने काफ़ी सारी मशीनें भी बनाई, थ्योरीज तो दी, और इन्होंने प्रैक्टिकल वर्क भी किए। और इस आधार पर रंग का सिद्धांत विकसित किया कि एक प्रिज्म श्वेत प्रकाश को कई रंगों में घटित कर देता है जो दृश्य स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और इन्होंने ऑप्टिक्स में वर्क किया जिसमें कि प्रिज्म में लाइट जो है वो अपघटित होकर के 7 कलर्स में जो है वाइट लाइट बढ़ जाती है और जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम बनता है। उन्होंने शीतलन का नियम दिया थर्मोडाइनमिक्स में, जो हमने क्लास 11th-12th में पढ़ा था, कि जो लॉ ऑफ रेट ऑफ कूलिंग जो होती है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर और वो जो किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है उसके डिफरेंस की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल होता है। और ध्वनि की गति का जो स्पीड ऑफ लाइट क्लास 11th में हम 5th चैप्टर में पढ़ते हैं, 300 आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो जैसे जब बादल गरजते हैं तो बादल गरजने के में जो है वो लाइट पहले दिखाई देती है, चमक, और बिजली जब तड़पती है बादल गरजते हैं बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और आवाज़ हमें जो है धमाके की बाद में सुनाई देती है, क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और लाइट हमारी आंखों तक पहले पहुंच जाती है। और जो साउंड है वो उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड, आई थिंक 332 से 342। मुझे काफ़ी टाइम हो गया तो पढ़े हुए, तो अभी मेरे को क्लियरली याद नहीं है। तो जो ध्वनि है वो लेट पहुंचती है। तो उन्होंने इन फील्ड्स में भी, इन टॉपिक्स पे भी रिसर्च की। नेक्स्ट इन्होंने क्या काम किया कि गणित में अपकलन और समाकलन, मैथमेटिक्स में जो कैलकुलस है, इतनी हाई फाई कैलकुलस इन्होंने इन्वेंट की, रिसर्च की। अपकलन और समाकलन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के विकास का श्रेय गोटफ्राइड लेबनिज के साथ न्यूटन को जाता है। उन्होंने सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय का भी प्रदर्शन किया। इनके समकालीन जो टाइम में थे, गोटफ्राइड लेबनिज नाम के एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने भी कैलकुलस पर काफ़ी वर्क किया। तो उन्होंने जो है अपने सिंबल्स ले करके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, और न्यूटन ने अपना जो है कैलकुलस पर वर्क किया। तो इन दोनों का जो वर्क है वो काफ़ी पब्लिश हुआ। अभी आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ। उन्होंने सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय का भी प्रदर्शन किया, मतलब जो बायनोमियल थ्योरम जो है वो इन्होंने रिसर्च करी। और एक फलन के शून्यों के सन्निकटन के लिए तथाकथित न्यूटन की विधि का विकास किया। ये जो है क्लास 11th-12th के डिफरेंशिएशन चैप्टर में जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक चैप्टर है जिसमें कि फलन के शून्यों के सन्निकटन के लिए न्यूटन की मेथड होती है, और उस पे खोज की। फिर आगे घात श्रृंखला के अध्ययन में योगदान दिया, यानी कि पावर सीरीज मैथमेटिक्स का एक जो है वो टॉपिक है, उस मैथमेटिक्स का टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उस पे इन्होंने काफ़ी सारा, कितनी सारी चीज़ों में, फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, फिलॉसफी में, रिलीजन में इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी। वैज्ञानिकों के बीच न्यूटन की स्थिति बहुत शीर्ष पद पर है। ऐसा ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी में 2005 में, रॉयल सोसाइटी ब्रिटेन जो कि आई थिंक शायद इंग्लैंड में, वैज्ञानिकों के एक सर्वेक्षण के द्वारा प्रदर्शित होता है जिसमें पूछा गया कि विज्ञान के इतिहास पर किसका प्रभाव अधिक गहरा है, न्यूटन का या एल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो इस सर्वेक्षण में न्यूटन को जो है अधिक प्रभावी पाया गया, क्योंकि जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने भी काफ़ी सारी थ्योरीज रिसर्च की, काफ़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर रिसर्च की थी, जिससे कि आज हमारे सोलर पैनल्स जो टेक्नोलॉजी जो है वो बनाई गई है आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। और आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी जो कि ट्रू पाई गई आज के टाइम पे, और बहुत सारी कुछ और रिसर्चेस की। बट जो उन्होंने टाइम जो था वो नेक्स्ट सेंचुरीज़ में पैदा हुए थे। न्यूटन के टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज़ जो थ्योरीज़ जो थी वो कम डेवलप्ड थी, तो उस टाइम पे रिसर्च और इन्वेंशंस करना इतने सारी फील्ड्स में ज़्यादा बड़ा माना गया, और इसीलिए न्यूटन को जो है रॉयल सोसाइटी के लोगों ने फर्स्ट रखा। न्यूटन अत्यधिक धार्मिक भी थे, वो रिलीजियस भी थे, हालांकि वे एक अपरंपरागत ईसाई थे।
क्रिश्चियन थे, उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस जिनके लिए उन्हें आज याद किया जाता है की तुलना में बाइबल हेरमेनोयूटिक्स पर अधिक लिखा। तो एक रिलीजियस बुक है जिसमें कि उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान इस रिलीजियस बुक पर भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनका प्रारंभिक वर्ष, आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, 1642 को पुरानी शैली और नई शैली की तिथि 25 दिसंबर। जो जगह है वो इसका नाम है, यहाँ पे वो न्यूटन की जन्म के समय इंग्लैंड ने ग्रीकोरियन कैलेंडर को नहीं अपनाया था। जब न्यूटन पैदा हुए थे तो कैलेंडर जो था वो डिफरेंट था, इसलिए इनकी तिथि को क्रिसमस दिवस 287 दिसंबर हो सकता है। MS तो 287 दिसंबर कैसे हो सकता है, दिसंबर में मार्च में तो हो सकता है कैलेंडर डिफरेंट हो। इस पर मैंने रिसर्च नहीं की, इसे स्किप कर देते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यूटन का जन्म उनके पिता की मृत्यु के 3 बाद हुआ, मतलब कि जब इनके जो है यानी कि जब ये पैदा भी नहीं हुए थे तो इनके फादर की डेथ हो चुकी थी। तो ये 6 महीने के रहे होंगे अपने माँ के घर में। 3 महीने के बाद में जो है जब इनके फादर की डेथ हुई तब ये जो है बॉर्न हुए होंगे। एक समृद्ध किसान थे, मतलब एक जो थे समृद्ध मतलब कि रिच फॉर्मर थे, बट ये रिच थे। उनका नाम भी आइजैक न्यूटन था और उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी आइजैक न्यूटन रख दिया। पूर्व परिपक्व अवस्था में पैदा होने वाला एक छोटा सा बालक था, कंप्लीट मैच्योर स्टेट में बॉर्न, एक छोटा बालक था। उनकी माता हन्ना एस्केफ, इनकी माता का नाम था, मदर का नाम था हन्ना एस्केफ। का कहना था कि वह 1/4 गिलने से छोटे से मग में समा सकता था, मतलब जब ये बॉर्न हुए थे तो ये काफ़ी छोटे थे। जब जो न्यूटन 3 वर्ष के थे उनकी माँ ने दोबारा शादी कर ली, मतलब फादर डेथ हो गई थी तो 3 महीने के बाद में इनकी मदर ने दोबारा से शादी कर ली और अपने नए पति रेवरेंड बर्नाबुस स्मिथ के साथ रहने चली गई। और जो इनकी मदर थी एक नए पार्टनर के साथ में रहने चली गई और अपने पुत्र को उसकी नानी मैरी एस्केफ की देखभाल में छोड़ दिया। मतलब कि इनकी मदर ने अपने मायके में जो इनकी मतलब अपनी मदर थी नानी के घर पे छोड़ दिया देखभाल के लिए। छोटा आइजैक अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करता था। जो फादर थे सौतेले, उसके साथ शादी करने के कारण अपनी माँ के साथ दुश्मनी के भाव में रहता था। मतलब न्यूटन को पसंद नहीं था कि उनकी माँ दूसरी शादी करें, जैसा कि 19 वर्ष तक की आयु में उनके द्वारा किए गए अपराधों की सूची में प्रदर्शित होता है। मतलब कि इनके माता पिता ने कुछ अपराध किए होंगे, तो ये जो थे काफ़ी एंग्री थे और मैंने अपने माता पिता और पिता स्मिथ के घर को जलाने की धमकी दी थी। तो गुस्से में आकर के इन्होंने धमकी दी थी कि अपने पेरेंट्स जो कि सौतेले बाप थे और उनकी मदर थी उनके घर को जलाने की धमकी दी थी। इससे पता लगता है कि न्यूटन कितने सीरियस और कितने एग्रेसिव और एंग्री नेचर के थे। क्यों और वो दुश्मनी का भाव रखते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबी बायोग्राफी है यहाँ पे, तो जो है वो न्यूटन के फ़ोटोज़ हैं। 1702 में न्यूटन का एक चित्र कोर्ट क्लेनर के दौरान इनके लंबे लंबे बाल थे। फिर आइजैक न्यूटन का 1889 में बोल्टन सारा के फेमस मैन ऑफ साइंस थॉमस वाई क्रोवेल एंड इसमें जो है 1889 में न्यूटन का एक और जो है वो स्केच जो है डायग्राम चित्र ड्रॉ किया है। किसने किया है, इनका नाम है बोल्टन सारा के फेमस मैन ऑफ साइंस एंड वही थॉमस वाई क्रेवेल एंड 1889 में किया, मतलब 17th सेंचुरी स्टार्ट होने से पहले। नेक्स्ट आगे क्या क्या इन्होंने काम किए, बहुत इंस्पायरिंग बायोग्राफी है। 12 वर्ष से 17 वर्ष के आए तक इन्होंने द किंग्स स्कूल ग्रांथम में शिक्षा प्राप्त की। 12 से 17 के हैं, जहाँ पुस्तकालय की एक खिड़की पर मतलब स्कूल की एक जो विंडो है उनके ऑटोग्राफ जो हस्ताक्षर आज भी देखे जा सकते हैं। उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और अक्टूबर 1659 में वे बूल्स तौर पे बाय कोल्स
देर फोर्थ आ गए, जहाँ उनकी माँ जो दूसरी बार विधवा हो चुकी थी, मतलब कि फिर से जो है या तो उनका है वो हस्बैंड जो है डेथ हो गई होगी या फिर छोड़ दिया होगा, वो पता नहीं। ने उन्हें किसान बनने पर मजबूर दिया। फिर मदर जो है फिर से जो विधवा हो गई, या तो इनके पति की डेथ हो गई होगी या फिर छोड़ दिया होगा। वह खेती से नफरत करते थे, जहाँ तक है सेकंड फादर की डेथ हो गई होगी। वह खेती से नफरत करते थे, मतलब कि उन्हें खेती बिल्कुल पसंद नहीं थी और उन्हें जो है पढ़ाई पसंद थी। किंग्स स्कूल के मास्टर हेनरी स्टोक्स ने उनकी माँ से कहा कि उन्हें फिर से स्कूल भेजें ताकि वे अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें। तो स्कूल के जो टीचर थे हेनरी स्टोक्स, उन्होंने उनकी मदर से कांटेक्ट किया और बोला कि इसने फिर से स्कूल भेजें और जिससे जो है एजुकेशन कम्प्लीट करे। स्कूल के एक लड़के के खिलाफ बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होने की वजह से भी एक शीर्ष क्रम के छात्र बने। मतलब क्लास में जो है स्कूल में एक लड़के से कंपटीशन के चक्कर में कॉम्पीट करने के चक्कर में मतलब बदला लेना था इन्हें किसी स्टूडेंट से, जो कि जिसके कारण इन्होंने काफ़ी पढ़ाई की और जो है शीर्ष क्रम के नंबर 1 जो है वो स्टूडेंट बन गए। तो काफ़ी एग्रेसिव नेचर के थे, सीरियस थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे लाइफ में। जून 1661 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एक प्रकार की कार्य अध्ययन भूमिका के रूप में भर्ती किया गया। 1661 में इनकी एज क्या रही होगी? इनका जो जन्म हुआ था 1642 में हुआ था। 1642 अगर हम माइनस करें 8 और 11 कितने हो गए? 11 और 8 तो मात्र 19 हाँ सॉरी 11 और 8 हाँ 19 लगभग 19 साल की एज में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज का एक कॉलेज सीजर एक प्रकार की कार्य अध्ययन काम के रूप में एक सीजर नाम की कार्य भूमिका एक्टिविटी और अध्ययन स्टडी के रूप में भर्ती किया गया। उस समय कॉलेज की शिक्षा अरस्तु पर आधारित थी। कॉलेज में जो थे अरस्तु काफ़ी जो फिलोसफर थे, सोक्रेटिस भी एक फिलोसफर थे। जब मैंने स्कूल में पढ़ा था सोक्रेटिस और अरस्तु का नाम सुना था। तो अरस्तु की फिलोसफीज पढ़ाई आती नहीं कॉलेज में, लेकिन न्यूटन अधिक आधुनिक दार्शनिकों जैसे जो फिलोसफर थे जो डेस्कार्टेस, मैंने इनकी भी बायोग्राफी बना रखी है, आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं सर्च करके। खगोल विदों जो एस्ट्रोफिजिक्स बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। कॉपरनिक्स जो एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स ये थे, गैलीलियो ने भी और केपलर ने भी इनके विचारों को पढ़ना चाहते। जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस थे, इनके जो प्योर मतलब साइंस या मैथमेटिक्स वाले थे, उन फिलोसफर्स को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते थे। अरस्तु जो थे वो फिलोसफीज तो देते थे, लोग इन्फ्लुएंस करते थे अपने अच्छे अच्छे थाट्स से। इमोशनल इंटेलिजेंस लोगों को बढ़ाते थे, लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। बट वो जो थे साइंस और मैथ्स में जो है कैटेगरी में नहीं थे, इसीलिए न्यूटन जो थे वो साइंस और मैथ्स वालों को ज़्यादा पसंद करते थे, फिलोसफर्स को, और उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। 1665 में उन्होंने सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय की खोज की और एक गणितीय सिद्धांत विकसित करना शुरू किया, जो बाद में अत्यल्प कलन के नाम से जाना गया। थोड़ा ऊपर कर लूँ मैं। द्विपद प्रमेय सामान्यीकृत बायनोमियल थ्योरम, गणितीय सिद्धांत मैथमेटिक्स में एक और रिसर्च की, और अत्यल्प मतलब बहुत छोटा सा, कलन के नाम से, कैलकुलस के नाम से, हालांकि ये अलजेब्रा में आता है बट यहाँ पे बोला है कि क्या मिनी कैलकुलस के नाम से नहीं है। अगस्त 1665 में जैसे न्यूटन ने अपनी डिग्री प्राप्त की, 1665 में इनकी एज हुई होगी करीब 1682। 8 और 10 18 और 5 23 मतलब 23 साल की एज में उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली। उसके बाद ठीक बाद जो है प्लेग की भीषण महामारी से बचने के लिए एहतियात के रूप में विश्वविद्यालय को बंद कर दिया। अब उस टाइम पे प्लेग की जो थी वो पैंडमिक आ गई थी, और 1665 जब इनकी डिग्री कंप्लीट हुई थी तो यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई। तो इन्होंने घर पर रहकर सेल्फ स्टडी में काफ़ी फिजिक्स और मैथ्स में काफ़ी रिसर्च किया। अभी आगे पता लगेगा। यद्यपि वे कैम्ब्रिज विद्यार्थी के रूप में प्रतिष्ठित नहीं थे। इसके बाद के 2 वर्षों तक उन्होंने वुल्सथॉर्प में अपने घर पर निजी अध्ययन किया, मतलब सेल्फ स्टडी किया। सेल्फ स्टडी कर जो रिसर्च करते हैं वो सेल्फ स्टडी में
अच्छे होते हैं वही रिसर्च अच्छी कर सकता है जो सेल्फ स्टडी में अच्छा होता है। हाँ, इन्होंने कलन जो है कैलकुलस, ऑप्टिक्स, प्रकाश के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अपने सिद्धांत का विकास किया, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पे काम किया, फिजिक्स के ऑप्टिक्स पे काम किया, कैलकुलस पे काम किया। मात्र 23 की एज में और डिग्री भी ले ली इन्होंने, कंप्लीट कर ली। फिर नेक्स्ट आगे क्या है, काम किया 1667 में वे ट्रिनिटी के एक फेलो के रूप में कैम्ब्रिज लौटे। 1667 में इनकी एज रही होगी 8, 10, 18 और 18 और 7 हुए 25 2 साल घर पे काम किया। फिर उसके बाद में फेलो बन गए, कैम्ब्रिज में लौटे। बीच के वर्ष इनके साथ बीच के वर्ष में क्या हुआ इनकी लाइफ में, अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि न्यूटन और लेबनीज ने अत्यल्प कलन का विकास अपने अपने अद्वितीय संकेतनों का उपयोग करते हुए स्वतंत्र रूप से किया। जैसे मैंने पिछले बताया था कि इतिहासकार जो हैं वो मानते हैं कि लेबनीज और न्यूटन अत्यल्प कलन मतलब जो कैलकुलस था उन्होंने अपने अपने यूनिक सिंबल्स यूज़ करते हुए समकालीन जो है वो कैलकुलस में काम किया और दोनों ने रिसर्च जो है पब्लिश की। और आगे लड़ाई होगी इनकी कि लोगों में मतभेद होगा कि किसने पहले किया, किसने रिसर्च बाद में किया, किसने चोरी किया, किसका ओरिजिनल था। न्यूटन के आंतरिक चक्र के अनुसार न्यूटन ने अपनी इस विधि को लेबनीज से कई साल पहले ही विकसित कर लिया था। मतलब न्यूटन का बोलना था कि लेबनीज जो थे इनकी उनसे कई साल पहले विकसित कर लिया था। और जो है उन्होंने लगभग 1693 तक इनकी एज हो रही होगी, इधर हो गए हैं 43 और 8 51 साल की एज तक भी जो है कार्य इन्होंने अपना पब्लिश नहीं किया और 1704 तक अपने कार्य का पूरा लेखा जोखा नहीं दिया। और मिला लें इसमें हम 43 कितने हो गए थे, 43 8 51 और 11 हो गए हैं 62, 51 और 11 हुए हैं 62। हाँ सही है, 62 साल की इस 1704 तक अपने कार्य का पूरा लेखा जोखा नहीं दिया। इस बीच लेबनीज ने ही 1684 में अपनी विधियों का पूरा लेखा जोखा प्रकाशित करना शुरू कर दिया। मतलब लेबनीज ने भी रिसर्च की थी बट न्यूटन का कहना था कि उन्होंने पहले रिसर्च की थी कैलकुलस पे और लेबनीज ने जो है 1684 में ही यानी कि इनसे 20 साल पहले ही जो अपना पूरा जो रिसर्च वर्क था प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा लेबनीज के संकेतनों तथा अपकलन की विधियों को महाद्वीप पर सार्वत्रिक रूप से अपनाया गया और 1820 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में भी इसे अपनाया गया। जबकि लेबनीज की पुस्तकें प्रारंभिक अवस्थाओं से परिपक्वता तक विचारों के आधुनिकीकरण को दर्शाती हैं। लेबनीज की पुस्तिकाएं प्रारंभिक अवस्थाओं से परिपक्वता इनिशियल स्टेज से मैच्योरिटी तक विचारों के आधुनिकीकरण को, थॉट्स के मॉडर्नाइजेशन को, न्यूटन के ज्ञात नोट्स में केवल अंतिम परिणाम है। न्यूटन के जो नोट्स हैं उन केवल जो है वो फाइनल रिजल्ट ही है। न्यूटन ने कहा कि वे अपने कलम को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था वे उपहास के पात्र बनेंगे। न्यूटन ने जो था अपना रिसर्च वर्क काफ़ी टाइम तक इसलिए पब्लिश नहीं करा कि क्रिटिक्स जो थे वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हो सकता है इन्हें कुछ सेल्फ डाउट रहा हो बट आगे चल के इनका वर्क पब्लिश हुआ और आज हम पूरे वर्ल्ड में इनका जो है कैलकुलस पढ़ाई जाती है। और कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में बीटेक में बीएससी इंजीनियरिंग में कैलकुलस में जो है लेबनीज की कैलकुलस पढ़ाई जाती है थोड़ी बहुत। तो काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, अभी देख लो मैं कितने स्लाइड्स हो गए, 8 स्लाइड्स अगर हो गए होंगे तो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ पर थे हम, ठीक है यहाँ पे थे हम। आगे बढ़ते हैं। बीच के वर्ष अधिकांश, ठीक है बीच के वर्ष वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो तो मैं इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है अभी 10 नहीं हुआ है, ठीक है। अभी 2 और स्लाइड्स ले रहा हूँ मैं।
वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, लेकिन आपको मज़ा भी आएगा चीज़ों को जानने में, क्योंकि अभी मैं इसमें कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ जो कुछ बोरिंग लगे, और जो नॉन स्टूडेंट्स लोग हैं वो भी कुछ जान सकते हैं कितने महान साइंटिस्ट के बारे में, जो कि नंबर 1 साइंटिस्ट रहे हैं मानव इतिहास में, नंबर 1 पोजीशन, इतनी सारी रिसर्चेस। न्यूटन का स्विस गणितज्ञ निकोलस फतियो डे धुइलियर के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। एक स्विस जो थे, वो कंट्री का शायद नाम है, मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था निकोलस फतियो डे धुइलियर के साथ बहुत करीबी रिश्ता था, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, रिलेशनशिप थी, जो प्रारंभ से ही न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। मतलब न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का लॉ था उससे इन्फ्लुएंस हुए थे, जिसके कारण इन्होंने न्यूटन को काफ़ी सपोर्ट किया। 1691 में दुइलियर ने न्यूटन के फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका के एक नए संस्करण को तैयार करने की योजना बनाई। मतलब न्यूटन की फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, नेचुरल फिलोसफी के प्रिंसिपल्स, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के एक नए संस्करण, एक और जो है बुक पब्लिश करने की प्लान बनाया, लेकिन इसे कभी पूरा कर नहीं पाए। बहरहाल इन दोनों पुरुषों के बीच संबंध 1693 में बदल गया। 1693 मतलब 2 साल बाद जो है बदल गया। इस समय डुलियर ने भी लेबनिज के साथ कई पत्रों का आदान प्रदान किया था। लेबनिज भी जो थे वो रिसर्च वर्क कर रहे थे, और जो इन्हें मिले स्विस गणितज्ञ निकोलस फतियो डे दुइलियर, उन्होंने लेबनिज के भी रिसर्च वर्क को जो है वो रिव्यू किया, आदान प्रदान किया। 1699 की शुरुआत में रॉयल सोसाइटी, जिसके न्यूटन भी एक सदस्य थे, 1699 में इनकी एज हो चुकी होगी 49 और 8 हुए, मिलाकर के 57 उसके सदस्य थे, कि अन्य सदस्यों ने लेबनिज पर साहित्यिक चोरी के आरोप लगाए। रॉयल सोसाइटी के अन्य सदस्यों ने भी लेबनिज पर लिटरेचर जो है चोरी करने का आरोप लगाया, और यह विवाद 1711 में पूर्ण रूप से सामने आया। लेबनिज ने जो वर्क किया कैलकुलस पे और न्यूटन ने वर्क किया, तो लेबनिज ने पे इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने ओरिजिनल वर्क नहीं किया, चोरी की है न्यूटन के वर्क की। न्यूटन की रॉयल सोसाइटी किसने किया? रॉयल सोसाइटी, जो कि 1699 की शुरुआत में न्यूटन भी इसके एक मेंबर थे। न्यूटन की रॉयल सोसाइटी ने एक अध्ययन द्वारा घोषणा की न्यूटन ही सच्चे आविष्कारक थे, और रॉयल सोसाइटी ने जो है वो डिक्लेयर किया एक स्टडी करके कि न्यूटन जो थे वो ट्रू इन्वेंटर थे, ट्रू रिसर्चर थे। लेबनिज ने धोखाधड़ी की थी, मतलब कि जो है अपना ओरिजिनल कंटेंट ना बना करके चोरी करा कंटेंट और रिसर्च करके पेश किया। तो ये रॉयल सोसाइटी ने जो है वो प्रूफ्स के साथ में स्टडी करी और डिक्लेयर किया कि न्यूटन जो थे वो थे सच्चे आविष्कारक। ये अध्ययन संदेह के घेरे में आया। अब इस जो स्टडी हुई इस पे भी डाउट किया गया, जब पाया गया कि न्यूटन ने खुद लेबनिज पर अध्ययन के निष्कर्ष की टिप्पणी लिखी, तो न्यूटन ने भी थोड़ा बहुत कुछ लेबनिज का पढ़ा, और लेबनिज से भी इंस्पायर होकर के उन्होंने कुछ अपना ऐड करके वर्क किया। तो सोसाइटी या जो भी लोग ठहरे होंगे रिव्यू करने वाले रिसर्च वर्क को, तो उन्हें जो है वो स्टडी पे थोड़ा सा डाउट आया। तो लेबनिज ने भी कुछ ओरिजिनल वर्क लिखा, बट न्यूटन ने ज़्यादा लिखा। ऐसा ज़्यादा इसलिए पता लगता है क्योंकि जो ग्रेजुएशन में 11th-12th में मैथमेटिक्स कैलकुलस पढ़ाई जाती है, उसमें जो न्यूटन के जो हैं वो फार्मूलाज, न्यूटन का नाम बहुत ज़्यादा आता है और लेबनिज का बहुत थोड़ा आता है। इस प्रकार कड़वा न्यूटन बनाम लेबनिज विवाद शुरू हो गया। इसके बाद में कि भाई किसका ओरिजिनल वर्क है, किसने चीटिंग करी है, कॉपी करके पेश करने की कोशिश करी है, तो इसमें एक कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट हो गई, जो बाद में न्यूटन और लेबनिज दोनों के जीवन में 1716 में लेबनिज की डेथ तक जारी रहा, मृत्यु तक जारी रहा। न्यूटन को आमतौर पर सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय का श्रेय दिया जाता है, जो किसी भी घात के लिए मान्य है। मैथमेटिक्स में जो है बाइनोमियल थ्योरम पे जो इन्होंने काम किया, जो इसके लिए इन्हें क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने न्यूटन की सममिकाओं
न्यूटन की आइडेंटिटीज, न्यूटन की विधि, एक और मैथ में वर्क किया, वर्गीकृत घन, क्यूबिक स्क्वायर वर्क, तो मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। न्यूटन को आमतौर सही है हो गया, उन्होंने न्यूटन से ये भी हो गया। समतल वक्र मैथमेटिक्स का एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है। दो चरों में तीन के बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल टर्म्स की खोज की, परिमित तंत्रों के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फाइनाइट डिफरेंसेस, जो कि इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर में इसमें भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वही टॉपिक है, सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसीलिए न्यूटन बैकवर्ड, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला जो है, अभी आगे मैं जब इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स पढ़ा रहा हूँ, इसमें न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला ही पढ़ाने वाला हूँ। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भिन्नात्मक सूचकांक का प्रयोग किया, और ये भी मैथमेटिकल टर्म है, और इसका यूज़ किया, और डायोफेंटाइन समीकरणों, इतनी कॉम्प्लेक्स नाम है, को हल को व्युत्पन्न करने के लिए, डेरिवेट करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग किया, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया। इक्वेशंस, ये भारी सा नाम लिखा हुआ है, जो शायद मास्टर्स लेवल पर पढ़ाया जाता होगा या रिसर्च लेवल पर पढ़ाया जाता होगा, तो उस मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया। ये तो अभी मैंने सिलेबस में पढ़ा नहीं, ग्रेजुएशन में। उन्होंने लघुगणक के द्वारा हार्मोनिक श्रेणी के आंशिक योगों को सन्निकट किया। जो अलजेब्रा थी उसमें लॉग यूज़ करके कुछ जो है वर्क रिसर्च किया। यूलर के समेशन सूत्र का एक पुरखामी, यूलर एक मैथमेटिशियन है, इनका भी कैलकुलस में थोड़ा बहुत नाम है। इन्होंने भी कुछ वर्क किया उससे पुरखामी, और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आत्मविश्वास के साथ घात श्रृंखला का प्रयोग किया और घात श्रृंखला का विलोम किया। पावर सीरीज का यूज़ किया पहले थे न्यूटन इन मैथ में, और वह कितना सारा वर्क किया है, इसीलिए इनकी पोजीशन नंबर 1 पे दी गई, और घात श्रृंखला का विलोम किया। उन्हें 1669 में गणित का ल्यूकेशियन प्रोफेसर चुन लिया गया। 1669 में इनकी एज हुई होगी 29, और 8 कितने हो गए, 37 साल की एज में ल्यूकेशियन प्रोफेसर गणित के, मैथ के बन गया। उन दिनों कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड के किसी भी सदस्य को निर्दिष्ट अंग्रेजी पुजारी होना आवश्यक था। हालांकि ल्यूकेशियन प्रोफेसर के लिए ज़रूरी था कि वे चर्च में सक्रिय ना हो। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं, तो उनका मेंबर होने के लिए जो है निर्दिष्ट इंग्लिश पुजारी, मतलब कि जो है रिलीजियस होना ज़रूरी था। बट ल्यूकेशियन प्रोफेसर जो था उसके लिए चर्च में सक्रिय ना हो। उन्होंने बोला था कि इसके लिए रिलीजियस होना ज़रूरी नहीं है, ताकि जो अपना टाइम बचा करके जो अदर काम में रिलीजियस वर्क में लगाते हैं, वो टाइम निकाल करके साइंस और मैथ को ज़्यादा दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वर्क कर सकें। न्यूटन ने तर्क दिया कि समन्वय की आवश्यकता से उन्हें मुक्त रहना चाहिए, और चार्ल्स द्वितीय, जिसकी अनुमति अनिवार्य थी, ने इस तर्क को स्वीकार किया। न्यूटन ने तर्क दिया कि समन्वय की आवश्यकता से उन्हें मुक्त रखना चाहिए, और चार्ल्स द्वितीय, जिनकी अनुमति अनिवार्य थी, ने इस तर्क को स्वीकार किया। इस प्रकार से न्यूटन के धार्मिक विचारों और अंग्रेजी रूढ़िवादियों के बीच संघर्ष टल गया। समन्वय की आवश्यकता से मुक्त करना, ये कुछ वर्ड मेरे को आया, हिंदी पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसका मीनिंग जो है मेरे को क्लियर अभी समझ नहीं आ रहा है। चार्ल्स द्वितीय जो थे वो रिव्यूअर होंगे इनके काम के, हो सकता है कि, और इनकी कुछ परमिशन इन्हें ज़रूरी पड़ रही होगी मैथमेटिक्स प्रोफेसर होने टाइम पे। तो जो न्यूटन के रिलीजियस थॉट से, और जो इंग्लिश रूढ़िवादी का मतलब होता है कि परंपरागत रूप से जो प्रीवियस जनरेशन की जो सोच जो थी, वो उनके बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट ना हो, संघर्ष जो लड़ाई ना हो, वो टल गया। चार्ल्स द्वितीय ने इन्हें जो थी
अनुमति अनिवार्य थी और उन्होंने इस तर्क को स्वीकार किया। मतलब न्यूटन को कुछ परमिशन देनी थी कुछ काम के लिए, और वो जो थी चार्ल्स द्वितीय रहे होंगे इनके टाइम पे, उन्होंने जो है वो इन्हें इनके मन के करने की जो थी वो परमिशन दे दी थी। तो अभी काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका, देखती हूँ मैं कितनी स्लाइड्स हो गई हैं। पार्ट 1 बना रहा हूँ मैं इस वीडियो में, पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी है ये। तो देख लें अभी कहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गए हैं। अब मैं काउंट कर लूँ, 12 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर न्यूटन के दूसरे परावर्ती दूरदर्शी की एक प्रतिकृति जो उन्होंने 1672 में रॉयल सोसाइटी को भेंट किया। मतलब सेकेंड टेलीस्कोप बनाया 1672 में। इनकी एज रही होगी 32 और 8, 40 साल की एज में फिर से सेकेंड टेलीस्कोप बनाया और रॉयल सोसाइटी जो थी उसे भेंट किया। 1670 से 1672 तक न्यूटन का प्रकाशिकी पर व्याख्यान किया। 2 साल 1670 से 1672 यानी कि 20 और 28 से 30 की एज में इन्होंने फिर से ऑप्टिक्स पे वर्क किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने प्रकाश के अपवर्तन की खोज की, लाइट के रिफ्रैक्शन की। उन्होंने प्रदर्शित किया कि एक प्रिज्म श्वेत प्रकाश के रंगों को एक स्पेक्ट्रम में वियोजित कर देता है। जैसे प्रिज्म पे वाइट लाइट डालते हैं तो वो 7 कलर में वियोजित हो जाती है। ये बात को पता लगाया और रिसर्च किया, और एक लेंस और एक दूसरा प्रिज्म बहुत बड़ी स्पेक्ट्रम को संयोजित कर श्वेत प्रकाश का निर्माण किया। और उसका वाइस वर्सा कि इन्होंने कुछ जुगाड़ लगाई लेंस और प्रिज्म को लेकर के कि जो का स्पेक्ट्रम था 7 कलर्स का विब की ओर, वो उससे फिर से वाइट लाइट बनाई। इन्होंने कुछ जुगाड़ लगा करके ये मशीन्स बनाने में, और जुगाड़ जो बहुत आगे एक्सपर्ट थे और जुगाड़ लगा करके बहुत जुगाड़ू इंसान थे, मशीनें बना लेते थे। उन्होंने ये भी दिखाया कि रंगीन प्रकाश को अलग करने और भिन्न वस्तुओं पर चमकने से रंगीन प्रकाश के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस बात का क्या मतलब? उन्होंने भी दिखाया कि रंगीन प्रकाश को अलग करने और भिन्न वस्तुओं पर चमकने से प्रकाश के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जो लाइट है कि अगर उसे अलग कर दिया जाए 7 कलर्स में और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लाइट डाली जाए, तो जो कलर्ड लाइट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। न्यूटन ने वर्णित किया कि चाहे ये परावर्तित हो या विकृत हो, परावर्तित का मतलब होता है जब लाइट टकरा करके वापस लौटती है मिरर से, या विकृत हो। विकृत का मतलब होता है कि जो लाइट जो स्पेस में ट्रैवल करती है, वैक्यूम में ट्रैवल करती है या संचरित होती है, यही है कि ट्रांसमिट होती है लाइट, ये समान रंग का बना रहता है। यानी कि ऑप्टिक्स में इनकी कुछ खोजों का वर्णन है। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि रंग पहले से रंगीन प्रकाश के साथ वस्तु की अंतर क्रिया का परिणाम होता है। रंग पहले से रंगीन प्रकाश के साथ वस्तु की अंतर क्रिया का परिणाम होता है, ना कि वस्तुएं खुद रंगों को उत्पन्न करती है। मतलब कि जो जैसे हमारी वॉल हो गई, वॉल ले लो एक एग्जांपल, और उस पर हम लाइट डालें तो जो लाइट है, तो लाइट की जो प्रॉपर्टी है उसका अंतर क्रिया का परिणाम होता है लाइट का जो कलर है। मतलब ऑब्जेक्ट का अपना कोई कलर नहीं होता है। जैसे वाइट वॉल पे अगर हम लेज़र जो छोटी सी आती है बिना जिसमें कि नॉर्मल सी बचपन में खरीद लेते हैं मेलों में कि छोटी सी लेज़र लाइट डालते हैं लाल कलर की या ग्रीन कलर की, तो जो हमें ग्रीन व्यू मिलता है या रेड व्यू मिलता है। छोटी सी लेज़र आती है वो, जिससे कि कुछ कटवट नहीं होता है, बिना एनर्जी वाली जो होती है, बिना एनर्जी से मतलब कि बिना हीट वाली होती है। कुछ लेज़र सर्जरी में यूज़ होती हैं, वो डिफरेंट काइंड की होती हैं। लेज़र्स भी BSc सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में इंडिया के।
तो उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट्स का अपना खुद का कलर नहीं होता है, जो कलर उन पर पड़ जाता है लाइट का वो कलर हो जाता है, और ये परिणाम होता है कि जो ऑब्जेक्ट है और उसका लाइट का अंतर क्रिया इंटरेक्शन होता है उसका परिणाम। तो वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा, अभी भी काफ़ी स्लाइड्स बाकी आधी हुई हैं। तो पार्ट 1 जो है मुझे नहीं पता कितने मिनट का हो गया, हो सकता है 1 घंटे का भी होगा, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो ये मैं वीडियो एंड करने वाला हूँ, और अगले पार्ट 2 में कंटिन्यू करूँगा और सारी चीज़ें जो न्यूटन की लाइफ से रिलेटेड है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रही है। अगर आई होप कि आपको पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो है स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन मिल सके रिसर्च करने की, बहुत सारी फील्ड्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम करने की। और इनकी जो पर्सनालिटी थी न्यूटन की वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग मुझे लगी। और मैं अभी वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक आ गए वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कर दो, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय, एंड मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में न्यूटन की जीवनी के। सो वीडियो एंड करते हैं अभी।